नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो मंदी का डर या कुछ और है खबर, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए और ये सवाल भी इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कमोडिटीज़ के दाम बहुत तेज़ी से गिर गए हैं, बहुत तेज़ गिरावट आई है कीमतों में, और अब मंदी की बात भी हो रही है, मंदी की आशंका है। तो सवाल ये है कि क्या मंदी की आशंका से कमोडिटी में गिरावट आई है या इस गिरावट की कहानी कुछ और है। इसकी हम डिटेल पड़ताल करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है, आपको डिटेल में इस गिरावट के पीछे की वजह को बताने के लिए और आगे की तस्वीर पूरी मार्केट की क्या होगी ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जिगर त्रिवेदी आनंद राठी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और कुणाल शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आखिर इतनी तेज़ गिरावट क्यों आई है और आगे की तस्वीर क्या होने वाली है। तो मेरा सबसे पहला सवाल बीरेन जी आपसे होगा सर, चूंकि आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं कमोडिटी मार्केट को बहुत लंबे वक्त से। आप जरा बताएं कि ये अचानक मतलब 2022 में ही दो बार कहानी बदली है। शुरुआत में हमने देखा कि कमोडिटी की तेजी से परेशानी थी और अब इतनी गिरावट आ गई कि चिंता बढ़ गई है। तो आप जरा बताएं कि इस गिरावट के पीछे एक्चुअल वजह है क्या। जो मेन ड्राइवर है वो पॉवेल साहब का इन्फ्लेशन के सामने जो लड़त है। अब लास्ट दो टेस्टिंग मनी में उन्होंने जो कहा कि रेट हाइक जो आएंगे वो अनकंडीशनल होंगे, मीन्स उनको मंदी की कोई परवाह नहीं है, उनको किसी भी हालत में इन्फ्लेशन को काबू में लाना है। तो फास्टर हाइक को देखते हुए सभी एसेट्स दबाव में है। तो मीन्स अभी जो सेंट्रल कहानी है बाजार की वो है डॉलर बाय डॉलर सेल एनीथिंग, यानी डॉलर के सामने जो भी है वो टूटे जा रहा है। कॉटन हो, टीन हो, गेहूं हो, निकल हो, कोई भी हो। ये जिसको हम रिस्क ऑफ ट्रेड बोलते हैं बार बार, तो ये रिस्क ऑफ ट्रेड है। और कुछ कुछ चीज़ों फ्रोथी थी, मीन्स जहाँ काफ़ी यूफोरिया का माहौल था, क्रिप्टो एसेट बोलो या बिटकॉइन बोलो या एनर्जी या मेटल या ईवी स्टोरी, एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये जो थोड़ा उन्मादी माहौल था उसमें थोड़ी सैनिटी वापस आई है, वैल्यूएशन रियलिस्टिक वो है। काफ़ी मंदी की बात तो जरूर हो रही है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये थोड़ा ओवर रिएक्शन है, थोड़ा ज़्यादा सा पैनिक है। यहाँ से मार्केट और भी थोड़े नीचे जाएंगे, बट वो मेरे लिए मैं उसको पॉजिटिव संकेत मानता हूँ कि जो वैल्यूएशन काफ़ी फ्रोथी था वो अब निकल गया, मीन्स मार्केट वाजिब स्तर पे आ गए है, जो अच्छा सा बॉटम बनाने में फ़ायदा करेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि पॉवेल साहब जिम्मेदार हैं इस गिरावट के पीछे। जिगर, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस भारी गिरावट के लिए कमोडिटीज में? मृत्युंजय, हमने 2018, 19, 2021 ये 4 सालों में देखा था कि कमोडिटीज में वन वे रैली है। चाहे स्ट्रॉन्ग डॉलर बोल लीजिए, यस ईयर टू डेट हमने 9% की रैली देखी थी बिकॉज ऑफ द हॉकिश फेड। सो चाहे इसको स्ट्रॉन्ग फेड बोल लीजिए, स्ट्रॉन्ग डॉलर, या तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, क्योंकि 4 सालों से लगातार जो वन वे पॉजिटिव मार्केट था, थोड़ा बहुत करेक्शन ड्यू था। सो आई थिंक 50-50 in my opinion. It's a technical correction also, and because of the hawkish Fed strong dollar, हमने यहाँ पे prices में fall देखा हुआ है in particularly base metals and energy pack also. क्या अब जरा आप बताइए कुणाल जी कि आपके हिसाब से पहले एक एक सवाल मैं सबसे आपसे ओवरऑल पूछना चाहता हूँ, फिर हम अलग अलग कमोडिटी की बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो गिरावट है क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से है सिर्फ, या ये जो मंदी की आशंका दिख रही है उस आशंका से डिमांड भी कम हो रही है, इस डर से कि कहीं आगे और मंदी गहरा ना जाए, डिमांड कम ना हो जाए, तो लिहाजा बाइंग कम हो गई है। आप क्या वजह मानते हैं? आई थिंक मेन वजह फेडरल रिजर्व, जैसे बीरेन जी ने कहा, जब फेड टाइटनिंग करता है तब कमोडिटी जनरली ऊपर जा नहीं पाती है। फंडामेंटल बुलिश है या बुलिश है तो भी नहीं जा पाती है, और बेरिश है तो ज़्यादा घट जाती है। तो ये जो फेडरल रिजर्व ने जो टाइटनिंग किया है उसके कारण आगे डिमांड ग्रोथ भी कम होने वाला है, और डिमांड ग्रोथ कम होने वाला है उसके कारण भी कमोडिटी नीचे आनी चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न है फेड टाइटनिंग, सेकेंड रीज़न है आगे जाके डिमांड ग्रोथ कम होने वाला है। ये दो रीजंस के चलते हुए कमोडिटी में ऑलरेडी मंदी अच्छी हो गई है। अच्छा, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये जो महंगाई कम करने की कवायद है ग्लोबली, और उसको देखते हुए जो ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ये बड़ा फैक्टर है, ये आप लोग कह रहे हैं। और बाकी डिमांड घटने की आशंका तो है ही, जो मंदी की बात हो रही है। अब ये पहले दौर की चर्चा है। अब सेकेंड राउंड में हम ये बात करेंगे अलग अलग कमोडिटी की। मेटल से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेटल में बहुत तेज गिरावट आई है। और मेटल की कहानी आप देखिए कि इसी हफ्ते कॉपर करीब 8% गिर चुका है, एलएमई पर 16 महीने के निचले स्तर पर है। इसके अलावा आप देखें कि एल्युमिनियम 11 महीने के लो पर है, बहुत तेज गिरावट। उसके अलावा बाकी कमोडिटी में भी बहुत जोरदार गिरावट आई है। निकल ऊंचाई से करीब करीब 70% टूट चुका है इसी साल की ऊंचाई से। और अगर कहानी हम आपको बताएं तो ये आंकड़े अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि मार्केट की गिरावट कितनी ज़्यादा है। 2020 की ऊंचाई से लेड 21%, एल्युमिनियम 38% और जिंक 22% तक टूट चुके हैं। तो बीरेन जी, मेटल की कहानी ठीक है, एक तो ब्याज दर है ही। चाइना जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है मेटल का, वहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे चिंता और बढ़ गई है। यूएस एक बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि मेटल की चिंता अभी बनी रहेगी और गिरावट बाकी है मेटल में? मेटल में पर्टिकुलर चाइना की डिमांड तो काफ़ी इफेक्ट हुआ ही है। वहाँ का जो स्लो डाउन है वो काफ़ी सीवियर है। वहाँ के रियल एस्टेट स्टॉक्स अगर देखें, प्रॉपर्टी डेवलपर का जो बॉन्ड मार्केट है वो इसमें वार्निंग साइन मिल रही है। दूसरा ये है कि कॉपर या किसी भी मेटल का कोलेटरल फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा काम चाइना में होता है। मींस मेटल पे लोन लेना, मेटल पे बोरोइंग करना। तो उसमें कहीं शायद एल्यूमिनियम में एक आध 20 कंपनियों के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि एक ही स्टॉक पर 5-6 जगह से उन्होंने फंडिंग लिया हो। तो इस चीज़ की भी थोड़ी पैनिक है। और दूसरी बात खास ये मैं बताऊंगा कि चाइना में डार्क वेयरहाउस नाम के एक पैरेलल स्टॉक रहता है, जो एक्सचेंज में दिखता है, उसके साथ साथ वो भी प्राइवेट इन्वेंट्री रहती है। ये भी अब निकली हुई है बिकॉज ऑफ दिस फंडिंग टाइटनेस। तो मेटल की गिरावट मुझे यहाँ से और ज़्यादा लग रही है। कॉपर में भी एलएमई बेसिस पे शायद हम इसको 7,400 7,500 तक देखेंगे। टीन तो काफ़ी ब्रेक हो गया है, 51,000 वाला आज 22,000 तक आ गया। जिंक में भी मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। लीड शायद कम गिरेगा क्योंकि इसमें इतनी तेजी नहीं हुई थी। बट सबसे ज़्यादा पैनिक है वो कॉपर में और जिंक में और एल्यूमिनियम, ये तीन काफ़ी वल्नरेबल लग रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, ओके, तो मतलब आप इन तीन कमोडिटीज में ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं। कुणाल जी, आप जरा बताएं कि अब आपका नया आउटलुक मेटल को लेकर क्या है? क्या मेटल में वाकई अभी और गिरावट बाकी है, या आपको लगता है कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है? नहीं, मार्केट तो ओवर रिएक्ट ज़रा भी नहीं कर रहा है। ये मंदी होनी चाहिए। मैं कई टाइम से आपको बता रहा हूँ कि मेटल्स पे जरा कोई भी एंगल से तेज़ी नहीं है। सो फाइनली ये एक हफ्ते में हमने एक अच्छी गिरावट देखी है। आगे जाके भी छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे। कभी चाइना ने कह दिया कि हम स्टिमुलस देंगे, या कोई आगे जाके हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रियल एस्टेट के लिए सपोर्टिव रहेगी, या ब्याज दर घटा दिया। तो ऐसे ऐसे टाइम पे उछाले आते रहेंगे। पर जब तक फेड का टाइटनिंग चल रहा है तब तक मेटल मार्केट में तेजी होने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। सो वी आर इन अ बेयर मार्केट, वी आर गोइंग टू सी बाउंस, छोटे छोटे उछाले आते रहेंगे। बट ब्रॉडर व्यू मेटल्स का सेल ऑन राइज का ही है। मौजूदा स्तर से भी और गिरावट आने वाली है आने वाले दिनों में। सो हर एक उछाले पे आप मेटल में बेच के काम कीजिए। आप कह रहे हैं कुणाल जी कि जब तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती रहेगी तब तक मेटल में तेजी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, अगर यूएस में दरें बढ़ती हैं और आगे और बढ़ती हैं, लेकिन अगर चाइना के हालात ठीक हो जाते हैं, चीन में मान लीजिए कोरोना के मामले कम हो जाते हैं, लॉकडाउन हट जाता है, डिमांड पटरी पर लौट आती है, तब क्या होगा? तब के हालात क्या होंगे? तब भी तेजी नहीं? जी, आप समझिए, वी आर इन अ ग्लोबलाइज इकोनॉमी। सो चाइना अकेला डीकपल करके अकेला ही ग्रो नहीं हो सकता है। सो इंटायर वर्ल्ड, आइदर द इंटायर वर्ल्ड डज वेल और चाइना डज वेल। तो अगर वर्ल्ड खराब है तो ऐसा नहीं है कि चाइना अकेला ही 10% जीडीपी पोस्ट कर देगा और पूरा वर्ल्ड रिसेशन में। राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक्सटर्नल डिमांड, चाइना इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल डिमांड, और एक्सटर्नल डिमांड अगर वीक है तो चाइना भी कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आई एग्री विद यू, जब लॉकडाउन ओपन होगा तब एक आपको
एफर्ट देखने मिल सकता है, बट दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल। भी तेजी की संभावना नहीं है। अब प्योरली मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिगर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जरा हमें बताइए कि ऐसे हालात में जब सब लोग ये कह रहे हैं कि मेटल के दाम अभी और गिरेंगे, तो ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए मेटल में? कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए या बिकवाली करके ट्रेड लेना चाहिए? करेक्ट। सो मुझे लग रहा है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन तीनों में थोड़ा बहुत और भी पेन बाकी है, 5 to 8% का। सी अगर मैं मंथ टू डेट की बात करूं परफॉर्मेंस की, एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैज ऑलरेडी गॉन डाउन बाय 11%, जिंक इज गॉन डाउन बाय 10%। मुझे लग रहा है कॉपर 694 वाला हो सकता है, 685 680 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वन शुड गो शॉर्ट अराउंड करंट लेवल्स, कीप द स्टॉप ऑफ 700। जिंक जो 301 के आसपास चल रहा है, यस इट मे फॉल डाउन टू 290, 305 should be a proper stop loss। एंड एल्यूमिनियम जो 210 के आसपास है, मुझे लग रहा है करंट लेवल पे ही बिकवाली करनी चाहिए मृत्युंजय। 200 is a good support in aluminum, and one should keep the stop of 13 and a half। तो ये ट्रेड हम आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ बता रहे हैं कि फंडामेंटल सुनने के बाद आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या बतानी है। अब जरा बीरेन जी एनर्जी मार्केट पर आते हैं, क्रूड पर आते हैं। सर, कच्चा तेल बहुत टूटा है, 2 हफ्ते में ही 10% कच्चे तेल के दाम कम हो गए हैं। नेचुरल गैस में बहुत तेज गिरावट आई है। एनर्जी मार्केट पर आपका आउटलुक क्या है? क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों कमोडिटी में क्या अभी आपको और गिरावट दिख रही है? क्योंकि डिमांड घटने की आशंका तो यहां भी है। यहाँ भी मैं ओवरऑल इंटरमीडिएट टर्म में बेरिश हूँ, क्योंकि नवंबर में जो चुनाव आएंगे, मिड टर्म इलेक्शंस, और बाइडेन साहब ने जो अभी कदम लिया गैसोलीन टैक्स 3 महीना हटाने का, वो शायद पहला कदम है। फिर उनकी जो सऊदी अरेबिया की मुलाकात है, वो भी इसी कारण में और कुछ कदम शायद लाएगी। तो खास करके 2 चीज डिस्काउंट हो गई है। एक तो यूक्रेन वॉर डिस्काउंट हो गई है एनर्जी में, क्योंकि गैस प्राइसेस आर क्रैशिंग लाइक एनीथिंग। और क्रूड में भी स्मार्ट मनी जिसको कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी, उसकी लॉन्ग पोजीशन बेहद कम हो गई है। तो मुझे क्रूड में यहाँ से ठीक ठीक डाउन टर्न दिख रहा है। मे भी कि साल के अंत पहले क्रूड मे भी 60-65 तक जाए, और नाइमेक्स गैस में भी हम 4-4.5 का लेवल देखें तो इंडियन टर्म्स में इट कुड बी अराउंड 380-420, और इंडियन क्रूड ऑयल में भी अराउंड 6,500 के 6200 के आसपास ये रेंट का टारगेट है। तो ये बड़ी बात आपने बताई कि 60 से $65 तक भी कच्चे तेल का भाव आ सकता है। आप कह रहे हैं कि साल के आखिर तक आप कह रहे हैं आपको बड़ी गिरावट दिख रही है। कुणाल जी, आप सहमत हैं क्या? क्योंकि क्रूड में कहानी अलग अलग है। एक तो सप्लाई की जो कमी की बात हो रही थी वो तो है ही, ओपेक प्लस ने जो उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अभी भी कई सारे देशों का जो ऑयल है वो मार्केट में पूरी तरह से आना बाकी है। हालांकि दूसरी तरफ डिमांड की चिंता सामने आ गई है। तो आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है अब क्रूड के ऊपर? जी, मुझे $60 या इतना अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी सप्लाई टाइटनेस कंटिन्यूस है ही। फेड टाइटन करने वाली है, उसके कारण ऑयल नीचे जाएगा, बट वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरी व्हेन इट कम्स टू द वॉर। रशिया आगे जाके ये वॉर प्रोलॉन्ग रखने वाला है कि नहीं, गैस की सप्लाई ईज आउट होगी नहीं, ये सब क्वेश्चन मार्क है जिसके आंसर अभी नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं आपको WTI $90 और $85 तक के टारगेट में देख रहा हूँ। उससे ज़्यादा मुझे इमीडिएटली बहुत ज़्यादा गिर जाएगा ऐसा ट्रिगर नहीं आ रहा है। अगर रशिया का ये जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो जाता है, देन डेफिनेटली ऑयल कैन गो डाउन टू $75। अब हम बात करते हैं बुलियन की। अब जरा जिगर आप बताइए कि बुलियन मार्केट में हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है बाकी कमोडिटीज के मुकाबले, लेकिन फिर भी बाजार दबाव में दिख रहा है। अब बुलियन मार्केट के सामने दोनों अलग अलग खबर हैं। एक तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ये नेगेटिव है, या अमेरिका क्या बाकी दुनिया के बाकी देशों में भी दरें बढ़ रही हैं, ये नेगेटिव है। दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ना पॉजिटिव है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे में गोल्ड में अब होगा क्या? करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। हालांकि 0.5% का ही फॉल देखा है,
लेकिन सिल्वर की अगर हम बात करें 3% का फॉल देखा था। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड हियर राइट नाउ, सी गोल्ड में दोनों तरह की मूवमेंट आ रही है। तभी हमने 1825 1850 के आसपास के भाव में बहुत ही रेंज बाउंड मोमेंटम देखा हुआ है। एक साइड पॉजिटिव ये भी है कि रिसेशनरी फियर है, रशिया यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया फेड है, डॉलर यहाँ पे 9% की रैली कर चुका है ईयर टू डेट, 2.5% मंथ टू डेट। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी कम है यहाँ पे। सो गोल्ड के लिए यहाँ बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट आगे जाके 75 बेसिस पॉइंट से 2 बार हाइक हो सकते हैं जुलाई एंड सितंबर में, तो मार्केट इसको भी डिस्काउंट करके चल रहा है। इन्फ्लेशन के लिए फेड ने कमिटमेंट भी दिखाया हुआ है फॉर 2% इन्फ्लेशन। सो गोल्ड का मार्केट बहुत ही एक टाइट रेंज में है। 1800 के सपोर्ट का हमें एक ब्रेक का एक वेट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन टेक अ डिसिसिव कॉल फॉर 1770 और 1740। एंड लाइकवाइज $1850 के ऊपर अगर मार्केट चलता है, सो 1890 $1900 के लिए यहाँ पे एक बार हम लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। लेकिन फॉर गोल्ड एटलीस्ट 1825 1850 ये जो रेंज है वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। सो इट्स अ डाइट मार्केट फॉर गोल्ड। अच्छा, ठीक है। कुणाल जी, आप जरा बताएं कि आपका व्यू क्या है गोल्ड पर, क्योंकि आप देखिए कि ठीक है, ये तो हमने डॉलर और यूएस में जो दरें बढ़ रही हैं और जो महंगाई है उसकी बात की, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर दरें बढ़ती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं गोल्ड के, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में रुपया कमज़ोर है और अगर आगे कमज़ोरी और बढ़ जाए तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आएगी जितनी ज़्यादा, उसका हम बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर नहीं देखेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही है गोल्ड में। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और टेपरिंग हो रहा है, उसके चलते हुए जो गोल्ड में शॉर्ट टर्म फॉल आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, क्योंकि आगे जाके इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन होने वाली है। वो अज्यूम करके मैं गोल्ड में बाइंग करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि गोल्ड धीरे धीरे साल के एंड तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रख रहा है। ऑन द डाउन साइड 1000-1500 रुपये का करेक्शन आ सकता है। ऑन द अप साइड 54,500 तक के लेवल्स आपको गोल्ड दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, क्योंकि एग्री मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई है और जो महंगाई बढ़ रही थी उसमें एग्री मार्केट को लेकर ग्लोबली बहुत चिंता थी। मतलब आप इस कहानी को समझिए कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज की सप्लाई बहुत घट गई थी, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गेहूं हो, इसकी सप्लाई में बहुत कमी आई थी। उसका इम्पैक्ट हमने कीमतों के ऊपर देखा, रिकॉर्ड ऊंचाई तक दाम पहुंच गए थे। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से कदम भी उठाया। इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, हमने गेहूं एक्सपोर्ट को बैन किया, तो ये कहानी चलती रही। लेकिन अब अचानक कहानी बदली है, बहुत तेज गिरावट आ गई है। अगर डबल ऑयल से ही शुरुआत करें बीरेन जी एग्री की, तो आप देखिए कि सोयाबीन 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, पाम तेल 6-7 महीने के लो पर पहुंच चुका है, जो कि कुछ ही महीने पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। तो आपको लगता है कि अब तेल की तेजी वाली कहानी अभी लंबे वक्त तक खत्म नहीं रहेगी? यहाँ जो मेन ट्रिगर है वो इंडोनेशिया से पाम तेल का भी आया, और दूसरा यूक्रेन में जो बहुत बड़ा अनाज भंडार है उसको रशिया और तुर्की मिला के वहाँ से शिफ्ट करेंगे। इस हिसाब से ग्रेन मार्केट में बेहद दबाव है, व्हीट में, कॉर्न में और रेपसीड में। साथ ही साथ साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा एक्टिव हो गया जो भारत में, उससे भी सेंटिमेंट थोड़े खुले हुए हैं। और साथ ही साथ डिमांड डिस्ट्रक्शन भी है, जो रिटेल काउंटर पे तेलों की खपत बेहद कमजोर रही, ऑलमोस्ट 70% डाउन, जिसका मेन फैक्टर प्राइस रहा, हाई प्राइस की हाई प्राइस जो बोलते हैं। साथ ही साथ हीट वेव ये साल एक्सट्रीमली सीवियर रहा, तो उसने भी कंजम्पशन पे ठीक ठाक चोट पहुंचाई है। नियर टर्म तो ऐसा लग रहा है कि एग्री मार्केट्स दबाव में रहेंगे। फिर आगे जुलाई महीने का वेदर अगर अमेरिका का कमजोर रहता है तो शायद मार्केट पर्टिकुलर सोयाबीन शायद बॉटम आउट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अच्छा, ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आप देखिए कि कॉटन की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई है और कॉटन के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। बहुत बड़ी तेजी आई थी कॉटन की कीमतों में। कॉटन पर बीरेन जी आपका क्या व्यू है, क्योंकि आप कॉटन को बहुत क्लोजली देखते हैं, समझते हैं। आप जरा बताएं सर कि अभी करीब 30% के आसपास की गिरावट आइस फ्यूचर में आ चुकी है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी पिछले 2 महीने में, और इंडियन मार्केट में भी 13% के आसपास दाम घट गए हैं कॉटन के। तो क्या लगता है आपको अभी कॉटन में? यहाँ जुलाई स्क्वीज थी जिसको शॉर्ट कॉर्नरिंग बोलते हैं, अब डिफ्यूज हो चुकी है। आज जुलाई
कॉन्ट्रैक्ट 21 सेंट गिरा था, भारी गिरावट थी। और यहाँ और भी हम लंबा गिरावट में दिसंबर के हिसाब से आज 105 वाला भाव है, वो 85, 87 में भी 82 देखेंगे। यहाँ भी चाइना में जो रिसेंट लॉकडाउन आया थर्ड वेव वाला, उसने काफ़ी डिमांड पे चोट पहुंचाई है। साथ ही साथ कुछ मिल्स बंद हो गई और सिंथेटिक यार्न में शिफ्ट हो रही है और यार्न मार्केट में बेहद खराब स्थिति है। तो कॉटन में भी तेजी वाली बात फिलहाल तो खत्म हो गई है। यार्न मार्केट का आपने जिक्र किया और 20-25 दिन में मेरे ख्याल से करीब 35 से 40 रुपए प्रति किलो यार्न के दाम भी कम हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डिमांड कम हो रही है, यार्न की डिमांड भी कम हो रही है। उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन कुणाल जी, आप जरा बताएं, गेहूं आप याद कीजिए कि बहुत मेरे ख्याल से पहली बार या फिर बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ था कि सीजन में ही किसानों को गेहूं का एमएसपी से ज़्यादा भाव मिलने लगा था, क्योंकि यूक्रेन रूस जो कि ग्लोबल मार्केट में 29% गेहूं की सप्लाई करता है, वहाँ से सप्लाई बाधित होने के बाद भारतीय गेहूं की डिमांड बहुत बढ़ी थी, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा था, दाम बहुत तेज़ी से बढ़े, सरकार को एक्सपोर्ट बैन का भी फैसला लेना पड़ा था। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में गेहूं के दाम भी कम होने शुरू हुए और हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो अब आप जरा बताएं कि गेहूं अभी 28% ऊंचाई से गेहूं के दाम कम हुए हैं, 28%। अभी और गिरने की संभावना आपको दिख रही है? जी, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं गेहूं और ब्रॉडर एग्रीकल्चर कमोडिटी में मेरा व्यू अभी मंदी का ही है। मुझे लग रहा है ये और भी नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि जो फाइनेंशियल टाइटनिंग हो रहा है, ये अगर आप सोचेंगे तो अचानक क्या हो गया कि गेहूं, सोयाबीन, ईच एंड एवरी पाम ऑयल, क्रूड ऑयल, मेटल, सब कमोडिटी में फंडामेंटल अचानक ओवरनाइट मंदी के थोड़ी हो जाते हैं। So it's all about financial tightening that is causing commodities to go down and that trend is going to continue. अभी यहाँ से 20% नहीं गिरने वाले हैं, पर यहाँ से और 4-5% गिरने की जगह है। सेकंड में जिगर, आपका व्यू गेहूं के ऊपर? So I don't track the wheat market closely, but हाँ, अगर आप मुझे गुआर कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा बहुत भी पूछ लेते, so I'll comment on गुआर कॉम्प्लेक्स। एटलीस्ट मुझे जिस तरीके से आज 4% का एक सेलिंग प्रेशर दिखा हुआ है, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। गुआर सीड पर्टिकुलरली 5300 के आसपास चल रहा है, 5000 या 4900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यस। एंड गुआ गम की अगर मैं बात करूँ, 9000 या 9000 के नीचे भी प्राइसेस 8800, 600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहानी है ग्वार की, आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, कुणाल जी आपका, जिगर आपका, डिटेल में बताने के लिए इस मंदी की पूरी कहानी। तो आप लोगों ने कुछ इनसाइड स्टोरी भी बताई है इस गिरावट की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।